बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना टॉपिक शुरू करने लगे हैं, थियरीज ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें हम 3 थ्योरीज जो है उनको डिस्कस करेंगे पब्लिक पॉलिसी की, जिसमें सिस्टम थ्योरी है, एलीट थ्योरी है और ग्रुप थ्योरी है। ये तकरीबन 5-6 लेक्चर्स के ऊपर जो मुहित होगी ये थ्योरीज की डिस्कशन सारी जो है। इसमें हम जो है आज के लेक्चर में ये जो सिस्टम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, इसका पहला पार्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 जो है कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज जो है मैं आपको जो बेसिकली बताना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन दूंगा थ्योरीज के हवाले से और सिस्टम थ्योरी के हवाले से बिलखसूस, और आपको बताऊंगा कि थ्योरी, एक तो थ्योरी की डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि थ्योरी होती क्या है, कि वाई वी नीड थ्योरी, हमें थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज थ्योरी। थ्योरी जो होती है, इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ आइडियाज intended to explain something, especially based on general principles, independent of the thing to be explained. मिसाल के तौर पर क्या इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम होता है आइडियाज का जिसका मकसद किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है, बयान करना होता है, और वो किसी न किसी जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर वो जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस करती है, जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसको हम कहते हैं, ये होती है बच्चों थ्योरी की डेफिनेशन। अब हम करते हैं कि सिस्टम थ्योरी क्या है। सिस्टम थ्योरी जो है सोशल साइंसेस के अंदर, इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज ए complex arrangement of elements, including individuals and their beliefs. And these beliefs can be further divided into political beliefs, religious beliefs, or atheist, or something like that, as they relate to a whole country. The study of society as a social system has a long history in the social sciences. So this is what about the system theory belongs to. हम इसमें उन एलिमेंट्स, उन अरेंजमेंट्स को, एलिमेंट्स की सोसाइटी में स्टडी करते हैं जिसमें इंडिविजुअल, उनको बिलीव या ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो है एज ए होल इंक्लूड होती हैं। लेकिन जो सोर्सेज होते हैं पॉलिसीज के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो मैंने आपको पढ़ाए भी थे, उनमें किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं होता। लेकिन जिस चीज में कोई डिस्प्यूट है, जो आज भी मौजूद है, वो है इंटरेस्ट और वैल्यूज। और उन इंटरेस्ट और वैल्यूज, देखिए इंटरेस्ट और वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज में उनके इंटरेस्ट एंड वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। और ये पॉलिसीज हैं जो इनको प्रोटेक्ट और एक्सपाउज करती हैं, इन इंटरेस्ट और वैल्यूज को। अब कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं, दे आर वैल्यू फ्री एंड दे आर एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो हैं, उनकी वजह से जो है ये पॉलिसीज जो है ये वैल्यू फ्री होती हैं। कुछ जो होती हैं एलीट कंट्रापेशन होती हैं टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, yet others see them as a product of the interaction between and among different competing groups and interests in society. So the nature जो होती है ना सोसाइटीज की, ये पॉलिसीज की या इंटरेस्ट और वैल्यूज की, ये डिफरेंट होती है। आपको बताने का मकसद ये है। मगर जो सोर्सेज होते हैं पॉलिसीज के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो दे आर नॉट डिबेटेबल, बट
the interest and values in different organization, different groups, different societies के अंदर they are debatable. Interest और values, ठीक है, ये debatable होते हैं. अब ये जो मैंने आपको बयान किया, इसको ज़हन में रखते हुए we are here to present three different perspectives to policy making in modern society. और वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिसको we are going to describe. वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, उसमें एक सिस्टम थ्योरी है, एक एलीट थ्योरी है, एक ग्रुप थ्योरी है. अब सबसे पहले जो है हम सिस्टम थ्योरी जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. सिस्टम थ्योरी जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इसको प्रेजेंट किया था डेविड ईस्टन ने 1953 में. उसने एक किताब लिखी थी पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से. उसमें उसने अपनी ये थ्योरी जो है सिस्टम थ्योरी की वो प्रेजेंट की थी. और इसका ये काम इतना अहम है, इट इज रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ द बिहेवियरलिस्ट रेवोल्यूशन. अब बिहेवियरलिज्म जो है उसने सोशल साइंसेस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा कर दिया था. अब बिहेवियरलिज्म है क्या बच्चों? बिहेवियरलिज्म जो है ये एक ऐसी अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस के अंदर विच इमर्ज इन द 1930s अमेरिका के अंदर. इसके ऊपर काम शुरू हुआ, ये थ्योरी प्रेजेंट हुई. इट इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, जिसको मॉडल किया नेचुरल साइंसेज की बेसिस के ऊपर. कि बिहेवियरलिज्म जो है ये जो क्लेम करता है ना, वो क्या कहता है? वो कहता है इट कैन एक्सप्लेन पॉलिटिकल बिहेवियर बाय यूजिंग द साइंटिफिक मीन्स फ्रॉम एन अनबाइस्ड एंड न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू. बिहेवियरलिज्म को जो बेसिक था वो कहता था इसका मकसद था कि बिहेवियरलिज्म का इट अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स बाय सीकिंग to explain the empirical aspects of political life by means of methods, theories and criteria. तो ये था behavioralism. इसने एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन प्रोवाइड की बिहेवियरल साइंस ने, कि जिसमें हम 6-7 चीज़ों जो हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं. जिसमें रेगुलरिटीज है, वेरिफिकेशन है, टेक्निक्स हैं, क्वांटिफिकेशन है, वैल्यूज हैं, सिस्टमाइजेशन है और प्योर साइंस है और इंटीग्रेशन है. ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिस्टम थ्योरी का, दैट वाज डेवलप्ड अंडर द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी. और इस जनरल सिस्टम थ्योरी के हम 3 कैटेगरीज में जो है साइंटिस्ट ने जो है डेविड ईस्टन ने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. अब जो पहला है कैटेगरी, उसमें वो क्या कहता है? वो कहता है कि सिस्टम थ्योरी के तहत वो कॉन्सेप्ट जो डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं हम उनको स्टडी कर सकते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट उसका क्या था? We try to highlight the factors responsible for regulating and maintaining systems. और तीसरा जो था उसने कहा concept which focuses on dynamics और changes in the system. हम इन 3 कैटेगरीज को सिस्टम थ्योरी के ज़िमन में डिस्कस कर सकते हैं.
اب پہلا کون سا تھا؟ پہلا تھا concepts that are of descriptive nature. In this first category, concepts that are used to make decision or distinction between different systems, that is between open system and closed system, یا یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور it can also classify systems in a hierarchical manner. For instance, subsystems, سسٹم کے اندر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے which orders to interact between the system and the effect of their scale and the scale of their effect. The same descriptive category can be used to understand the working of internal organization of the system through understanding of the degree of integration, interdependence and centralization since the system interact with their environment. کہ آپ اس میں جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو سسٹم ہو یا ان کی انٹیگریشن ہو مختلف ڈپارٹمنٹس کی یا ان کی انٹر ڈیپینڈنس ہو یا سینٹرلائزیشن ہو اس آرگنائزیشن کی کسی بھی، تو اس کو بھی ہم اس سسٹم تھیوری کا جو پہلا کنسیپٹ ہے یا پہلا کیٹیگری، اس کے لحاظ ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب ایک اور ہے دی کنسیپٹ آف باؤنڈری، یعنی کہ ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس. ٹھیک ہے، are also employed. Under the descriptive category, we may also distinguish systems from each other on the basis of the pattern. کہ ایسے پیٹرن کی بنیادوں کے اوپر ہم سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں by which they follow through time. Some follow the pattern of development. اب کوئی پیٹرن آف ٹائم جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، کوئی جو ڈیولپمنٹ کا پیٹرن ہو اس کو فالو کرتے ہیں. which other depend on external factor. اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل فیکٹر جو ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں یا ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا ڈسکرپٹیو نیچر پرابلم. اب اس میں جو دوسرا ہے کنسیپٹ کہ it try to highlight the factors responsible for regulating and maintaining systems. اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. In this second category, it tries to highlight the factors responsible for regulating and maintaining systems. اب میں نے آپ کو پالیسیز پڑھائی تھی ٹائپ، اس میں ریگولیٹری پالیسیز میں نے آپ کو پڑھائی تھی. یا اس میں ہے کہ notions of stability, equilibrium and are introduced. These are the process which are connected with the process of regulation and maintenance of the system. These are process variable like feedback, repair and reproduction وغیرہ وغیرہ. اب in a nutshell اس کے تحت، اس کنسیپٹ کے تحت ہم ان فیکٹرز کو ہائی لائٹ یا اسٹڈی کرتے ہیں جو سسٹم کو ریگولیٹ اور مینٹین کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے یہ سمجھنا. اب اس میں جو تیسرا ہے کیٹیگری concepts which are focused on dynamics of or changes in the system. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں concepts which are connected with the nature of dynamics، کہ جو concepts چینج ہو جاتے ہیں، جن کی نیچر چینجبل ہو. چینج کین بی بوتھ ڈسٹرپٹیو ایز ویل نان ڈسٹرپٹیو. چینج جو ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، بعض اوقات کوئی ایسا پالیسی کا چینج لے کے آتے ہیں تو سم ٹائم اٹ از وہ بڑا ڈسٹرپٹیو ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کے ورکرز کے لیے. اس کے سم ٹائم اٹ از نان ڈسٹرپٹیو ہوتا ہے. نان ڈسٹرپٹیو چینج جو ہے وہ ریورسیبل بھی ہو سکتا ہے، نان ریورسیبل بھی ہو سکتا ہے. It can be used with non-disruptive change. It can also be used to alter environmental conditions in any organization. اب اسی کی وجہ سے ہی ہمیں مختلف کنسیپٹ جو ہیں
मतलब एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट जो है, लर्निंग और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये था इसका। और ये जो डिस्ट्रप्टिव चेंज होता है, इसमें नोशंस ऑफ डिस्ट्रप्शन जो होते हैं, डिसोल्यूशन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, या सिस्टेमिक क्राइसिस हो गए, स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया, ओवरलोड हो गया, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके जो कॉन्सेप्ट और डायनामिक है उसको स्टडी करने के हवाले से। तो ये था आज का आपका सिस्टम थ्योरी के हवाले से एक पार्ट 1। कल जो है इसका हम पार्ट 2 जो है वो करेंगे कि उसमें हम एक पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिमांड्स क्या होती हैं, उसके अलावा पॉलिसीज को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट उसमें, और इसको फाइनली डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इशू हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप ज़रूर सवाल करें, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।